ऑफ सिटी हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिजिक्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे वो थे अबाउट जो है वो टर्निंग आपके पास जो था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। उसके बाद उसके अगले फैक्टर्स थे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स हमने फाइंड की थी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वगैरह क्या होती हैं, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। उसके कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए थे, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला, वाई कंपोनेंट का फार्मूला। उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू वो हमने ड्राइव की, और लास्ट पे उसका जो एंगल है जिसे हम डायरेक्शन का नाम दिया था वो डायरेक्शन भी हमने क्या की फ़ाइंड की कि वो किस तरीके से फ़ाइंड किया जा सकता है जो है। तो उसके बाद एक थोड़ा सा उसकी ही एप्लीकेशन आ रही है, पहले वो एप्लीकेशन हम करते हैं। ये बेसिकली आपके पास बुक पे पेज नंबर 89 पे लिखी हुई है। यहाँ पे साइड पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इट विल बी मिनी एक्सरसाइज, पेज नंबर 89 है बुक का, और इसको हमने नेम वहाँ पे दिया हुआ है जी मिनी एक्सरसाइज। मिनी एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें उसने हमें बताया क्या है, बुक से रीडिंग कर लेते हैं, साथ में यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आपको मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको बुक की ज़रूरत ना पड़े लाने की। जो है सिंपल से उसने बात लिखी, उसने कहा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इट मीन्स के इट विल बी लुक लाइक दिस। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें दिस एंगल इज़ अबाउट 90 डिग्री, दिस वन इज़ ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसने हमें लिखा हुआ है यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ अ बेस, जो बेस है इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर इज़ 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि दिस वन इज़ बेस, इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं जो है, और ये लाइन है परपेंडिकुलर। अब उसने कहा कि दोनों की वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू है 4 और ए की 3 है। बेस जो है ये है 4 सेंटीमीटर, इट विल बी 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज़ 3 सेंटीमीटर, और दिस लाइन इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये उसने नहीं दिया हुआ हमें जो है। फिर उसने हमें कहा क्या है कि फाइंड क्या करना है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा कि इसमें हमने इसकी हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है साइन थीटा, ये भी आपने फाइंड करना है। थर्ड में लिखा हुआ है कोसाइन थीटा यानी कि कॉस थीटा, ये भी आपने फाइंड करना है। और फोर्थ है टेन थीटा, ये भी आपने कैलकुलेट करना है। मिनी एक्सरसाइज है ये वाली, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आपके पास किस तरीके से इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड किया जा सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। सबसे पहली बात टेन थीटा किसके लिए होता है, टिल परपेंडिकुलर ओवर बेस टिल पेंटेड ब्लैक। टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तो फाइंड हो जाएगा यहाँ से जो है। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों में हाइपोटेनियस लाजमी आता है, इसलिए हमें हाइपोटेनियस पहले फाइंड करना पड़ेगा तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड कर सकेंगे जो है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका, यहाँ पर लिख देते हैं ये सोल्यूशन जो है कि इसको हम जब सॉल्व करना शुरू करेंगे सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हाइपोटेनियस, क्योंकि वो तो हमने फाइंड करना ही है। फर्स्ट पार्ट में वही लिखा हुआ है। जब हाइपोटेनियस फाइंड हो जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा इसको भी फाइंड करना हमें ज़रा इजी हो जाएगा, आसानी से हम फाइंड कर सकेंगे जो है। तो हम लिखते हैं कि हाइपोटेनियस आपके पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो आपको मैंने पहले बताया था जब हमने टॉपिक किया था कि पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, तो हमेशा उसी के इक्वल होगा, चेंज तो नहीं होगा वो जो है। वो था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। बेस की कितनी वैल्यू आपके पास, बेस इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन थी ना, बेस की भी थी और परपेंडिकुलर की भी थी, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे इंसर्ट की, पुट की। अब आपके पास को सिंपली सॉल्व करना है, जैसे हम मैथ में करते हैं। 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9,
इनको प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25। लेकिन ये भी किसकी वैल्यू आई है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की। हमें स्क्वायर की नहीं चाहिए, हमें सिंपल हाइपोटेनियस की चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लें, इसका भी जो है वो अंडर रूट हो जाएगा और इसका भी हमने क्या कर लिया, अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो आगे पास आंसर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आपने जो है वो मैथ्स में कई दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है कि अगर आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है और आपने हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो उसको इसी अंदाज से, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीका है, सिंपल सी वैल्यूज़ आपके पास पुट करनी थी, स्क्वायर लिया, उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद फिर उसका हमने अंडर रूट ले लिया और आपके पास आंसर आ गया। अब हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ ये तीनों पार्ट बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है ए इज़ इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। उसके बाद थर्ड है दैट इज़ कॉल्ड कोसाइन थीटा, कॉस थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब जो बेस है, बेस किसके इक्वल थी, 4 सेंटीमीटर के, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। और लास्ट पे थर्ड वन इट इज़ कॉल्ड tan थीटा, इट इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, 3, और बेस किसके इक्वल है, 4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो इस तरीके से आपकी एक मिनी एक्सरसाइज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकती है, आपको इसका अलग पार्ट भी आ सकता है और इसको MCQs में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से सॉल्व मैंने करके दिखा दी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आसान है तरीका, इसका सिंपल सही है। जो है हाइपोटेनियस फाइंड की, जब हाइपोटेनियस फाइंड हो गया उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के फार्मूलाज हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, याद किए हुए हैं। वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया जो है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 3 को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। होती ज़्यादा हैं लेकिन क्लास 9th के लेवल तक सिर्फ 3 डिस्कस की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, साइन, कॉस एंड tan। दीज 3 आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है जी। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉर्क के बारे में सबसे पहले उसने हमें ये लिखा कि जब हम क्या करते हैं जी, डिफ़ाइन करते हैं टॉर्क को, तो इट विल बी अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडीज़, इट विल बी अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडीज़। जो रिजिड बॉडी है उस पर हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि बॉडीज़ होती हैं जो है, या आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो है, ये एक साथ अलग से वर्ड यूज़ किया गया रिजिड बॉडी का। ये क्या है जो है, हमने कहा कि एवरी पार्टिकल कंटेन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आपके पास एक बड़ा पार्टिकल, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हुए हैं जो है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं दैट आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ हैवी और अ बिगर पार्टिकल्स, बिगर ऑब्जेक्ट जो है। तो रिजिड बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज। दोबारा सुनो, ज़रा उर्दू में बता देते हैं आसान लफ्ज़ों में जो है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाने की वजह से उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। लिखते हैं इसको, देखें क्या क्या कंडीशन उसने बताई। इफ़ द फोर्स इज़ अप्लाइड, फोर्स इज़ अप्लाइड, हम फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करेंगे, ऑन स्मॉलर पार्टिकल्स
ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के स्मॉलर पार्टिकल जो हैं उसके ऊपर हम क्या किया, फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स अप्लाई की स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर, और इसके बाद फिर होगा क्या, द डिस्टेंस इज़ नेवर चेंज्ड, द डिस्टेंस इज़ नेवर चेंज्ड, सच अ बॉडी इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, ये आपके पास इसको अलग से बता दें, ये इसके साथ एलिमेंट नहीं है, ये आपके पास अलग था, ये अलग डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडी के बारे में कि रिजिड बॉडी क्या है, इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जिनसे वो मिलकर बनी होती है बॉडी जो है, और डिस्टेंस कैन नेवर बी चेंज, उन स्मॉलर पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, इस तरह की हम बॉडीज़ को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडीज़। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी की जो आपके पास शेप है वो चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स कि इसके जो आपके पास पार्टिकल्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो इस बॉडी की शेप भी चेंज नहीं हो रही, इस तरह की बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं, सॉलिड्स लिख लें, सारे जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं वो आगे पास इस कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल है वो आगे पास हो जाएगी सॉलिड्स, कि ऑल द सॉलिड मटेरियल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है। इसके बाद उसने बताया कि जब हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी, सेकंड वन इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि बॉडी को रोटेट किस तरीके से करवाया जाता है, इसकी रोटेशन किस तरीके से होती है जो है। तो उसने बताया कि जब आपके पास द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल, रोटेशन है ना आगे पास, ये देखें इस तरीके से बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये आपके पास एक लाइन थी, इसके इर्द गिर्द बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उससे हम कहेंगे सिंपल वो क्या है, उसकी एक्सल रोटेशन है, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हम इसको डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, तो आगे पास द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द लाइन, जब आपके पास बॉडी क्या करेगी, बॉडी रोटेट्स अलोंग आ लाइन, एक लाइन के इर्द गिर्द जब बॉडी रोटेट करती है, इट इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो उसका क्या होगा, एक्सिस रोटेशन। इसकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक लाइन के इर्द गिर्द बॉडी के रोटेट करने को हम क्या कहते हैं, एक्सिस रोटेशन। इसकी एग्जांपल आगे पास क्या है, देखें एग्जांपल से बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहले कॉमन से एग्जांपल, टर्निंग पेंसिल इन आ शार्पनर जो है, इन आ शार्पनर, ठीक है, ये कॉमन से एग्जांपल है इसकी, कि हम पेंसिल जब शॉर्प कर रहे हैं, पेंसिल को शॉर्प कर रहे हैं, उसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं जो, जब उसको हम घुमा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर सेकंड है टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ वाटर टैप, टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ वाटर टैप। ये आपके पास क्या है जी, एक वाटर टैप है, उसको आप इस तरीके से घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद उसको बंद करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो वो अपने ही एक्सिस के क्या करती है, रोटेट करती है। वो जो रोटेशन हो रही है उसकी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है। दरवाजे का जो हैंडल है बाजुबा वो भी ऐसे होता है सर्कल नुमा चीज़ के, उसको अब इसी कैसे रोटेट करते हैं तो वो क्या है, ओपन रहता है, बंद करते हैं तो इस तरीके से उसको भी जब हम रोटेट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, रोटेशन हो रही है आपके पास अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एग्जांपल्स ऑफ एक्सिस रोटेशन। और ये डेफिनेशन है आपके पास कि एक ऐसी रोटेशन विच इज़ अ बॉडी रोटेट अलोंग अ लाइन, एक लाइन के इर्द जब बॉडी रोटेट करती है, जो उसकी रोटेशन है दैट रोटेशन इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आगे बढ़ डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज़ टॉर्क। ये आगे पास थर्ड आएगा इसमें, थर्ड वन इट इज़ अबाउट टॉर्क। जो हमारा मेन टॉपिक था वो आगे पास यहाँ पे अब आ गया। उसके पहले कुछ बातें जो हैं वो समझना अंडरस्टैंडिंग करना ज़रा ज़रूरी थी। डेफिनेशन था दोनों, रिजिड बॉडी की भी और एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी जो है। अब आगे पास टॉर्क की सिंपल सी डेफिनेशन विच इज़ अ नेम्ड ऑफ अ चैप्टर, इट इज़ कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क का एक और नेम है, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं या मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी कह सकते हैं टॉर्क को। उसने कहा कि जब हम क्या करते हैं, दरवाजे को ओपन करते हैं, बंद करते हैं, डोर नॉब को उसको ओपन कर रहे हैं, पेंसिल शार्पनर को शार्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टर्निंग का आगे पास स्टॉक होगा उसको मूव करवा रहे हैं, इसकी मूवमेंट से आगे पास जो चीज़ें हम हो रही हैं, इन सब में अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो टर्निंग इफेक्ट है वो कॉमन है। टर्निंग इफेक्ट कॉमन है, सब में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। उसने कहा ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हमने क्या रखा? उसको नाम हमने दिया टॉर्क का जो है, इट इज़ नेम्ड एज अ टॉर्क और इट इज़ नेम्ड एज अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है जी, इसके दो आपके पास नेम हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। फिर उसके बाद इसमें सब हेडिंग्स आपके पास कौन कौन सी बनेगी, इसका सिंबल भी डिस्कस किया जाएगा, इसका सिंबल भी है, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद इसका यूनिट, और यूनिट के बाद इसकी क्वांटिटी को भी डिस्कस किया जाएगा, इट्स क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है, इसका आपके पास सिंबल जो है वो हम इसी से ड्रा करेंगे। इट इज़ लुक लाइक दिस, इट इज़ अ ग्रीक लेटर जो है, इट इज़ लुक लाइक अ टी, टी की तरह का होगा, लेकिन इसकी टेल भी क्या है, बेंड होगी, और इसका जो आगे पास जो ऊपर कैब है वो भी क्या है, बेंडिंग स्टाइल में होगी। इससे हम कहेंगे इट इज़ अ सिंबल ऑफ टॉर्क। उसके बाद इसका फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, एक तो ये फार्मूला भी है, और इसे आप आर की बजाय एल भी लिख सकते हैं, एल मल्टीप्लाई बाय एफ जो है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टॉर्क। अब आगे पास एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और दूसरी चीज़ क्या है आगे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन और मीटर। जो कि आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कौन सा साइन लगाया है मैंने, एरो का। जिसके ऊपर एरो का साइन होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जो है। अब यहाँ पे नई चीज़ आ रही है कि ये चीज़ जो हमने लिखी आर या एल जिसे हमने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ दिस, ये चीज़ क्या है जो है, इसको हम बेसिकली डिस्टेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम है जो हम यहाँ पे लेते हैं, इट इज़ नेम्ड एज अ मोमेंट आर्म। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, मोमेंट आर्म के इक्वल है। ये आपके पास है जी पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म के मोमेंट आर्म आपके पास क्या चीज़ होगी, सिंपल सी हमने आपके पास बताना है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके बारे में ये बताया कि इट इज़ द परपेंडिकुलर, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और कहाँ से कहाँ तक होगा, टू दी सेंटर ऑफ अ बॉडी एंड अप्लाइड फोर्स, और जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया जाएगा वहाँ से लेके जो आगे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर तक, उस दैट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड जो है मोमेंट आर्म जो है। मोमेंट आर्म का सिंबल क्या होगा, स्मॉल एल लिख सकते हैं, या आप इसको जो है वो कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म के आपके पास क्या हो जाएंगे, जनरल से सिंबल्स हो जाएंगे। इसके बाद उसने छोटी सी डेफिनेशन बताई है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्स कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही साथ डिस्कस कर देते हैं, मोमेंट आर्म को भी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को भी। जैसे कि ये नाम से जाहिर हो रहा है, लाइन है, इट इज़ बेसिकली अ लाइन, ठीक है। इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ लाइन along which a force is acting, यानी कि ये आपके पास एक ऐसी लाइन है जिसके अलॉन्ग हम क्या करते हैं, फोर्स लगाई जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ बॉडी, ये आपके पास हमने एक बॉडी को कंसीडर कर लिया, इट इज़ अ बॉडी, यहाँ पर लिख देते हैं जी, आपके पास कोई भी बॉडी हो सकती है जो है। तो इसके सेंटर से लेके हम एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं विच इज़ नेम्ड एज द फोर्स F1, और एक फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं विच इज़ नेम्ड एज द फोर्स F2। अब हमने बताना क्या है कि व्हाट इज़ मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होगा, ये देखें यहाँ से, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ से लेके सेंटर से लेके जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म है। और ये किसका मोमेंट आर्म है, F1 फोर्स का। हर फोर्स का अपना मोमेंट आर्म होगा। अगर F2 फोर्स है, इसका अपना मोमेंट आर्म है। वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस वन इज़ द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स F2 एंड दिस वन इज़ द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स F1। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखें आप, यहाँ पे जो आगे बाद डिस्टेंस बन रहा है एंगल, ये कौन सा एंगल है, 90 का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मोमेंट आर्म में क्या होगा, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा टू दी सेंटर ऑफ अ बॉडी, बॉडी के सेंटर से लेके कहाँ तक, अप्लाइड फोर्स, जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है उस पॉइंट तक, जो दरमियानी फासला है, उस फासले को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। एंड व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, फ़र्ज़ करें आगे पास जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें, दिस लाइन is named as a line of action of force. This line is named as a line of action of force. इसकी line of action of force क्या होगी, ये जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, यानी कि हर फोर्स जहाँ पे अप्लाई की जा रही है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, दैट इज़ लाइन इज़ कॉल्ड इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वही लाइन क्या हो कहलाएगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक था वो ज़्यादातर कंसिडर्ड था शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो है। ये भी आगे बाद शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन है, ये भी शॉर्ट में डेफिनेशंस हैं। ये जो टॉर्क की, ये भी शॉर्ट में डेफिनेशन है, ये भी शॉर्ट में ही डेफिनेशन आती है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी शॉर्ट में ही डेफिनेशंस आती हैं जो है। इसमें मोमेंट आर्म का मैंने सिंबल आपको बताया था, वो आपने याद रख लेना है। इसका सिंबल स्मॉल एल, कैपिटल एल और स्मॉल आर के साथ से भी लिखा जा सकता है। सारे तरीक़ाकार ठीक हैं। अगर आप स्मॉल आर लिख देते हैं, स्मॉल एल लिख देते हैं, कैपिटल एल लिख देते हैं, ये भी ठीक है। इसका डिस्टेंस है, आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज़ नेम्ड एज अ मीटर, ठीक है। ये बातें जनरल सी हैं, कॉमन सी हैं, अंडरस्टूड हो जाती हैं कि अगर डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, मीटर के इक्वल होगा जो है। तो ये आपने डेफिनेशन जो है, ये बुक्स पे आगे पास डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड वैसे लिखी हुई हैं, पेज नंबर 90 पे और 91 पे। तो वहाँ से आप इनको इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मिनी एक्सरसाइज के बारे में, वो भी आपने अच्छे तरीके से जो है उसको लर्न कर लेना है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है सिटी हाई स्कूल की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।